हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग टाटा मोटर्स की बात करेंगे। पर टाटा मोटर्स की बात करने से पहले हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट्स होते क्या एंड स्टैंड अलोन बिजनेसेस क्या होते हैं। तो कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पे आपको दिखेगा कि बिजनेस में सेगमेंट्स बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक अल्काइल अमाइन करके बिजनेस है जहां पे सिर्फ एक ही बिजनेस है, दैट इज ऑफ एलिफैटिक अमाइंस। तो क्योंकि अल्काइल अमाइन सिर्फ एक ही बिजनेस करता है तो उसको हम कहेंगे एक सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है, तो माने एक ही तरीके का ये बिजनेस कर रहा है। फिर कुछ बिजनेस होते हैं जहां पे कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। तो जब हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, कि कमर्शियल व्हीकल का भी सेगमेंट है, एक पैसेंजर व्हीकल का भी सेगमेंट है, फिर उसके बाद जो एक लग्जरी कार्स है उसका भी सेगमेंट है। तो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेसेस को एनालाइज करने में यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है। एंड जब भी हम कॉन्ग्लोमरेट बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं तो साथ साथ हम उनका जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम सम ऑफ द पार्ट्स फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो आज मैं आपको पहली बार इस वीडियो के अंदर एसओटीपी फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, विच इज ऑल्सो टॉट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, कि सम ऑफ द पार्ट्स फ्रेमवर्क क्या होता है, कि आप हर एक बिजनेस के पार्ट को अलग से वैल्यू करते हैं एंड हर एक बिजनेस के पार्ट को आप अलग से वैल्यूएशन देखते हैं। तो ये आज हम फर्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम टॉप डाउन में देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है, इंडस्ट्री को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब आप इंडिया के अंदर ऑटो इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है जो डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो पहली तरीके की कैटेगरी आपको दिखेगी जो टू व्हीलर इंडस्ट्री की है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी आपको दिखेंगे स्कूटर्स होते हैं एंड फिर बाइक्स की इंडस्ट्री है। फिर आपको एक कैटेगरी दिखेगी जो कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री है, एंड कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में आप मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आती है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल आएगी, जो आपको हल्के वाले ट्रक्स दिखते हैं। फिर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल आएगी, और फिर जो बसेस हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आती हैं, फिर आपके थ्री व्हीलर्स आते हैं, तो हमने ऑटो रिक्शास देखे हैं जो थ्री व्हीलर्स ऑफ के आते हैं, फिर ऑटो रिक्शा में भी कमर्शियल व्हीकल्स आती है। फिर हमारी पैसेंजर व्हीकल्स आती है, तो पैसेंजर व्हीकल्स में भी आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे। तो पैसेंजर व्हीकल्स में आपको मिनी वैन्स दिखेंगी। मिनी वैन्स में अगर आपने पहले देखा होगा ओमनी वैन आती थी, तो ओमनी वैन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिनी वैन। फिर पैसेंजर व्हीकल में आपको हैचबैक्स दिखेंगी। तो हैचबैक में क्या एग्जांपल है, अगर आप कभी स्विफ्ट गाड़ी आपने देखी है, या अगर आपने कभी सैंट्रो गाड़ी देखी है, या फिर अगर आपने कभी पोलो गाड़ी देखी है जो फॉक्सवैगन की आती है, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हैचबैक्स। फिर आपकी सेडान्स आती हैं। सेडान्स कौन सी होती हैं, तो सेडान्स के अंदर अगर आपने मारुति की कभी सियाज देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडान। अगर आपने कभी स्कोडा की ऑक्टेविया देखी है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडान। तो ये सारे सेडान के एग्जांपल्स हैं। एंड फाइनली जो कैटेगरी आती है दैट इज ऑफ एसयूवीज। एसयूवीज में अगर आपने कभी मारुति की ब्रेजा देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसयूवी। अगर आपने स्कोडा की कुशैक देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसयूवी। अगर आपने क्रेटा देखी है हुंडई की तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसयूवी। तो आप इंडस्ट्री की जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये कैटेगराइजेशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री के टेस्ट एंड फ्लेवर्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मारुति सुजुकी के एमडी है उन्होंने एक बात बोली थी कि एक टाइम पे जो एसयूवी है, एसयूवी पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 10% ही होता था, माने 10% कंट्रीब्यूट करता था। पर आजकल इंडियंस को एसयूवी से बहुत प्यार हो गया, एंड इसके क्या रीजंस है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप भी जब गाड़ी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि इंडियन रोड्स पे काफी सारे खड्डे होते हैं, इंडियन रोड्स पे काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है जब भी बारिश आती है। तो इस वजह से धीरे धीरे इंडियंस का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो एसयूवी की तरफ ज्यादा गया है। तो एसयूवी में भी आज एक नॉर्मल अगर हम पूरे इंडस्ट्री का देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है वो 10% से शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट मोर देन 40% एसयूवीज की तरफ चला गया। एंड फाइनली उसके बाद एक कैटेगरी आती है लग्जरी कार्स की। तो लग्जरी कार मेकर्स कौन कौन है, तो बीएमडब्ल्यू आएगा आपके सामने। फिर आजकल तो रिसेंटली एक अल्ट्रा लग्जरी कार्स में पॉर्श की भी लिस्टिंग हुई है बाहर, तो बाहर में जो फेरारी है वो भी लिस्टेड है। एंड साथ साथ लग्जरी कार्स में मर्सिडीज भी आएगा, एंड जो जैगुआर लैंड रोवर है दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लग्जरी कार्स।
तो हम ऐसे पूरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्यों बोला कि एक इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ वर्क करती है कि जब भी लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, सो दे टेंड टू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑन कार्स। तो माने वो गाड़ी की जो बुकिंग है वो भी कराते हैं। तो कंपनीज के जब नए नए लॉन्चेस होते हैं तभी भी गाड़ी की बुकिंग होती है। एंड साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिपेंडेंट होता है कि बैंक के क्या इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कार के, तो उस पर भी डिपेंडेंट है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो साइकिल की प्रोडक्शन देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप ऑटोज में बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल की जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन थी वो 38,01,670 की थी 2016 एंड 17 में। जो 2018 और 19 के अंदर पीक पे 40,28,471 की गई। तो आज भी 2021-2022 में जो ऑटो की प्रोडक्शन है वो आज 36,50,698 की है। तो आज भी 2018 और 2019 की पीक को अभी तक हमने क्रॉस नहीं करा। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स को देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल की भी जो प्रोडक्शन है काफी सिक्लिकल है। तो 8,10,000 व्हीकल्स की थी 2016-17 में, जो आज 8,05,000 व्हीकल्स की है, जो 2018-19 में 11,12,000 व्हीकल्स की थी। तो 11,12,000 व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन थी 2018-19 के अंदर, सो दैट वाज ऑलमोस्ट द पीक प्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल व्हीकल्स। एंड कमर्शियल व्हीकल्स का आप यहाँ अशोक लेलैंड का भी अगर आप डेटा देखते हैं तो अशोक लेलैंड की भी आपको सेल से दिखेगा कि कमर्शियल व्हीकल्स भी एक बहुत ज्यादा सिक्लिकल साइकिल है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा रहता है। हम ये पूरी इंडस्ट्री बारे में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो हमें इंडस्ट्री का एक नेचर और एक कैरेक्टरिस्टिक पता रहे। तो यहाँ पे हमने कमर्शियल व्हीकल की बात करी, हमने जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन के क्या सोर्सेज हैं। तो आजकल दो तरीके की व्हीकल आती है। एक तो होती है आपकी आइस इंजन। आइस इंजन क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। तो माने आपकी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी जिसमें आप फ्यूल डालते हैं और वो फ्यूल को बर्न करके चलती है। दूसरे तरीके की गाड़ी आजकल कौन से आने लगी है? दैट इज दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है, बट हम इजी रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मान के चलते हैं। तो इंडिया में या फिर अगर आप बाहर कंपनीज के प्लान देखते हैं तो यहाँ पे आज कंपनीज के आजकल क्या प्लान चल रहे हैं कि इंडिया के अगर आप प्लान देखते हैं तो किया का क्या प्लान है कि किया प्लान्स टू मैन्युफैक्चर स्मॉल एसयूवी ईवीज इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट्स इन 2025। मारुति की अगर आप बात करते हैं तो मारुति प्लान्स टू लॉन्च फर्स्ट ईवी मॉडल इन इंडिया बाय 2025। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर ने 5,000 करोड़ का ऑर्डर बैक करा है गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिक बसेस का एंड 10 ईवीज लॉन्च कर दिए नए मॉडल्स। Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai अभी 5 ईवीज लॉन्च करी है सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में। अगर आप हॉप चार्ज की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑन डिमांड डोर स्टेप फास्ट चार्ज सर्विस लॉन्च करिए। MG मोटर्स की बात करते हैं तो इट हैज टाइड अप विद भारत पेट्रोलियम फॉर एक्सपैंडिंग द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा टारगेट्स टू लॉन्च 16 ईवी मॉडल्स अक्रॉस इट्स एसयूवी एंड एलसीवी कैटेगरीज बाय 2027। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंडिया में जो ईवी मार्केट है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। एंड इंडिया के अंदर अगर आज आप ये डेटा देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल का पर मंथली जो डिस्पैच आ चुका है ईवी का ऑलमोस्ट 4300 व्हीकल्स के आसपास पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। एक टाइम पे 1000 से 800 के बीच में था, आज 4300 व्हीकल्स के आसपास आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी मार्केट इस टाइम पे काफी तेजी से ग्रो हो रही है। तो ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं एंड ये हमें इंडस्ट्री को ऊपर से समझना काफी जरूरी है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अब हमें इंडस्ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है अब हमें ये सारी क्लियर है। तो इसके साथ अब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं कि टाटा मोटर्स स्टार्ट कैसे हुआ था। तो टाटा मोटर्स की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स 1945 में स्टार्ट हुआ था। एंड जब टाटा मोटर्स 1945 में स्टार्ट हुआ था तब वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाता था और जो लोकोमोटिव इंजन है उस टाइम पे ये बनाता था। तो इसकी जो जर्नी थी ऐसे स्टार्ट हुई थी। एंड एक्चुअली में तब टाटा मोटर्स का नाम टाटा मोटर्स नहीं होता था, तब टाटा मोटर्स का जो नाम था दैट यूज्ड टू बी टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो 1948 के अंदर तो टाटा ने फर्स्ट कंपनी थी जो स्टीम रोलर इंडिया के अंदर लेके आई थी। तो इन्होंने कोलैबोरेशन करता मार्शल सन्स के साथ। एंड 1954 में इन्होंने फिर जो एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ डायमलर जो जर्मनी से है उनके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स बनाना स्टार्ट करा। तुम्हारे जो ट्रक्स हैं इंडिया के अंदर इन्होंने बनाने चालू करे। फिर 2000 के अंदर इन्होंने पहली बारी इंडिका 2000 लॉन्च करी एंड CNG बसेस लॉन्च करनी चालू करी। एंड 2003 के अंदर फाइनली कंपनी ने अपना नाम चेंज करके टाटा इंजीनियरिंग से टाटा मोटर्स कर दिया। सो दिस वाज द ब्रीफ जर्नी। एंड 2008 के अंदर टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जो आपके जो आज दो आप ब्रांड सुनते हैं जैगवार एंड लैंड रोवर, दोनों इन्होंने एक्वायर करे। जब हम आगे बात करेंगे JLR की तब हम और भी डिटेल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने इनको क्यों एक्वायर करा।
पर जब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो पहली चीज़ इनका जो 4 इनमें बिजनेस सेगमेंट आते हैं। अब ये कौन से 4 बिजनेस सेगमेंट आते हैं इसको समझते हैं। तो पहला इनका जो बिजनेस सेगमेंट है दैट इज टाटा कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल में जो ट्रक का बिजनेस सेगमेंट है इसकी हम बात करें कि यहाँ पे ट्रक्स बेचते हैं। सेकंड जो इनका बिजनेस सेगमेंट है दैट इज ऑफ द पैसेंजर व्हीकल बिजनेस सेगमेंट। तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस सेगमेंट में तो इस टाइम पे कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, जो पहले लूज कर रही थी, हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यहाँ पे इनकी एक सब्सिडरी भी है जहाँ पे 85% ये ओन करते हैं एंड 15% टीपीजी भी इन्वेस्ट कर सकती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। थर्ड जो यहाँ पे की चीज आती है दैट इज द बिजनेस ऑफ JLR। तो जो जब हम लग्जरी कार्स की बात करेंगे। एंड फोर्थ जो इनका यहाँ पे बिजनेस आता है दैट इज द बिजनेस ऑफ टाटा व्हीकल फाइनेंसिंग। तो ये आज 4 की बिजनेस सेगमेंट टाटा मोटर्स के अंदर है एंड हम इन 4 की बिजनेस सेगमेंट्स की सबकी एक एक करके बात करेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आज एक रिटेल इन्वेस्टर की 4 की प्रॉब्लम्स हैं। क्या 4 की प्रॉब्लम्स है? तो पहली की प्रॉब्लम क्या है एक रिटेल इन्वेस्टर की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक रिटेल इन्वेस्टर अगर अपनी जर्नी की स्टार्ट करे तो उसको पता नहीं कि जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, कि वो स्टॉक मार्केट का फायदा कैसे उठा सकता है। सेकंड की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बिजनेस एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग या फिर जो बिजनेस की लैंग्वेज है आपको वो नहीं आती, या फिर आपको वैल्यूएशन नहीं करना आता एक स्टॉक का, या तो आपको ये नहीं आता कि एक स्टॉक के फोरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कि आज इंडिया में ऑलमोस्ट काफी सारी कंपनीज अपनी अकाउंटिंग के अंदर घपला करती है, तो आप उस घपले को या फिर उस लूपहोल्स को कैसे ढूंढे, तो आपको ये चीजें नहीं आती। थर्ड की प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको सेक्टर एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है, कि जैसे हम बात करते हैं कि हर एक चीज की लैंग्वेज अलग है, वैसे ही हर एक सेक्टर की लैंग्वेज अलग है। एंड फोर्थ की प्रॉब्लम क्या है कि आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स के जो तजुर्बे हैं उनसे आप सीखना चाहते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस से आप नहीं सीखते। सो ऑल दीज 4 की प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व्ड इन वन SOIC मेंबरशिप, क्योंकि इन वन SOIC मेंबरशिप वी हैव द SOIC बिजनेस एनालिस्ट कोर्स, जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर है, जहां पे हम आपको पूरा अकाउंटिंग सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, कि आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, की इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे आप एक कंपनी का फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं, एंड कैसे कैसे करके आप एक कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड कैसे कंपनी का वैल्यूएशन करा जाता है। सेकंड की चीज है जो हमने रिसेंटली कोर्स के अंदर ऐड करना स्टार्ट करी है दैट इज द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स फॉर ऑल, जो बाय दिवाली सबके लिए ऐड हो जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर जितने भी आपको फाइनेंस का A to Z तक एवरीथिंग विल गेट एडेड इन दिस कोर्स, कि किस किस टाइप की एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनको फिल्टर कैसे करते हैं, गोल्ड एज एन एसेट क्लास पे क्या ओपिनियन है, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, खुद का आप एक फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं, अगर आपके साथ कोई है उसका फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं, खुद आप एक्सेल कैसे यूज कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। फिर SOIC सेक्टोरल जो वेबिनार है उसके अंदर वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 12 सेक्टर्स एज ऑफ नाउ, एंड इसमें हमने की कॉन्सेप्ट लाइक SOIC लो फ्लोट मास्टर क्लास भी करी है, जिसके अंदर हमने ये बताया कि लो फ्लोट स्टॉक्स भी क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, एंड लो फ्लोट स्टॉक्स का एक डिफरेंट वैल्यूएशन क्यों चलता है, एंड पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट इज एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। एंड फाइनली SOIC कॉन्वर्सेशन विद सुपर इन्वेस्टर्स है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्वर्स करके उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जानी है एंड उनके तजुर्बे से सीखे। सो ऑल दीज 4 थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड लिंक टू द SOIC मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड मोर ओवर आफ्टर कंप्लीटिंग द SOIC बिजनेस एनालिस्ट कोर्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड हर एक राउंड पे क्विज भी है SOIC बिजनेस एनालिस्ट कोर्स में, ताकि आप इंप्रूव कर पाए एज एन इन्वेस्टर, एंड आप वहां पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस पॉलिसी इन SOIC दैट नो क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड बाय मोर देन 48 to 72 hours. So this is a policy that we keep. So link to registration for the membership is there in the description below. Coming back to Tata Motors. तो पहले हम यहाँ पे इनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस देखते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में टाटा पे एक टाइम पे 14% मार्केट शेयर होता था 2010 में। तो 14% मार्केट शेयर क्यों होता था? क्योंकि टाटा की यहाँ पे 3 जनरेशन ऑफ व्हीकल्स आई हैं। तो आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल याद होगा जब टाटा की सफारी करके गाड़ी आती थी, तो टाटा की सफारी काफी हिट हुई थी, इंडिका भी बहुत हिट हुई थी। फिर टाटा की जब सेकंड जनरेशन कार्स आई, जब इंडिका के भी न्यू मॉडल्स आए, सफारी के भी न्यू मॉडल्स आए, सुमो के भी न्यू मॉडल्स आए, तो इतने ज्यादा सक्सीड नहीं कर पाए, एंड टाटा नैनो भी उस टाइम पे लॉन्च होने लगी। 2008 to 2014 के बीच की ये बात है। तो मैं आपको यही बार बार क्या बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव की जहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर कि आपका क्या मॉडल सक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। फिर पोस्ट 2014 टाटा ने वापस नेक्सॉन टाइप गाड़ीज लॉन्च करनी चालू करी, एंड आज काफी सारी तरीके की गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, हम देखते हैं उनकी बात करते हैं। फिर पोस्ट 2014 टाटा का मार्केट शेयर बढ़ने लगा। तो पहले हम नंबर्स के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2010 के अंदर इनका 14% मार्केट शेयर था पैसेंजर व्हीकल के अंदर, जो 2016 के अंदर घट के सिर्फ 4.6% रह गया। 2020 के अंदर वो 4.8% हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं Q1 ऑफ FY23 के अंदर, तो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर वापस ऑलमोस्ट 14.3% चला गया, जो लास्ट Q1 FY21 के अंदर भी 4.7% था एंड Q1 FY22 में 10.1% था। तो धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर वापस काफी तेजी से गेन हो रहा है। एंड ऐसा क्यों गेन हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जो पोर्टफोलियो के अंदर गैप्स थे उनको प्लग करा। कैसे प्लग करा गैप्स को? तो इन्होंने न्यू व्हील बेस लेके आए, न्यू प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म लेके आए एंड कैसी कैसी गाड़ियां लॉन्च करी। तो आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा लास्ट 3-4 ईयर्स में रोड पे कि कैसे कैसे जो न्यू स्टाइलिश कार्स लॉन्च कर रहे हैं। तो टाटा हैरियर इन्होंने लॉन्च करी लास्ट फ्यू ईयर्स में, टाटा सफारी इन्होंने लॉन्च करी, तो टाटा सफारी का आप न्यू शेप एंड साइज देख सकते हैं। फिर टाटा एल्ट्रॉज लॉन्च करी, फिर टाटा जो टाइगर है वो भी लॉन्च करी, फिर टाटा नेक्सॉन भी लॉन्च करी। एंड साथ साथ टाटा की डिफरेंट जो इनके पोर्टफोलियो के गैप्स है वो कवर हो गए, एसयूवी के भी गैप्स कवर हो गए, फिर हैचबैक्स के भी जो गैप्स है वो पूरे कवर हो गए। एंड जो स्टाइल था कार का, दैट ऑल्सो गॉट चेंज्ड। So these are some small things that you have to look for in the PV business. And यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस का पावर ट्रेन देखते हैं, माने कि CNG गाड़ी बिक रही है या फिर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है या फिर अगर इंटरनल कंबशन इंजन दिख रही है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि FY20 में इनकी 71% गाड़ी की जो सेल थी वो पेट्रोल थी, whereas 28% was डीजल, 1% was EV। जो आज Q4 FY22 में 7.4% इलेक्ट्रिक व्हीकल है, 9% CNG है, 17% डीजल है एंड 67% के आसपास पेट्रोल है। तो बार बार जो डिफरेंट वेरिएंट्स थे पावर ट्रांसमिशन के वो भी इन्होंने पूरे करे। उसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आज दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कर्व का कॉन्सेप्ट एक बार वो देखते हैं। तो इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट कार लॉन्च करी है बाय द नेम ऑफ कर्व। एंड इसके साथ साथ हम एक और यहाँ पे इनकी कॉन्सेप्ट कार देखते हैं। तो दोनों एक बार हम कॉन्सेप्ट कार्स देखते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट टेक अ पॉज, आप दोनों ये वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाटा मोटर्स का इस टाइम पे डोमेस्टिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट शेयर देखेंगे तो इस टाइम पे Q1 FY23 तक 88% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। एंड नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल SUV है इस टाइम पे। एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो टाटा मोटर्स का इस टाइम पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको दिखेगा तो 2681 इनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं। एंड साथ साथ क्या हो रहा है कि टाटा इस टाइम पे पूरा यूनिवर्स बना रही है। तो टाटा मोटर्स के साथ साथ ये जो टाटा पावर है, टाटा पावर इज देयर फॉर विच इज अ लीडिंग पावर विच इज अ लीडिंग प्लेयर इन ईवी चार्जिंग स्पेस। तो ये ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। फिर टाटा मोटर फाइनेंस है जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बेसिकली इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर ईवी। फिर टाटा ऑटो कॉम्प है विच इज ऑपरेशन ऑफ बैटरी असेंबली प्लांट फॉर नेक्स्ट जेन एंड टेगोर।
फिर टाटा केमिकल्स का एक प्लान था यहाँ पे लियॉन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग करने का, जो इस टाइम पे शेल्फ हो रखा है। फिर टीसीएस और टाटा एलेक्सी है जो यहाँ पे कार की जो डिजाइनिंग है उसके अंदर हेल्प करते हैं। एंड फाइनली फिर एक टाटा डिजिटल है which is the partner for building integrated basically platforms across Tata companies. And finally Tata Motors है which is there as a company which manufactures all the automotive. तो यहाँ पे एक टाटा का एक इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। एंड रिसेंटली इन्होंने टाटा टियागो ईवी लॉन्च करी है जो मोस्ट अफोर्डेबल ईवी का कार है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 8 to 8.4 लाख रुपीस के बीच में। तो ईवी अडॉप्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैश 22 सिचुएशन है, क्योंकि गाड़ियां महंगी है इस वजह से लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदते नहीं है इस वजह से गाड़ियां महंगी है। पर धीरे धीरे करके ईवी का अडॉप्शन इंडिया में बढ़ ही रहा है, वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ओवरऑल मिक्स का है, पर धीरे धीरे करके दिस हैज टू गो अप। बेसिकली जो हम वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड देख ही रहे हैं इस टाइम पे। सो दिस इज वन थिंग टू कंसिडर कि अफोर्डेबल कार्स के अंदर भी आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने एक होली ओन सब्सिडरी सेटअप करी है जिसमें इन्होंने 15% स्टेक टीपीजी को सेल करा है। किस वैल्यूएशन पे सेल करे, 1.9 to 2 बिलियन डॉलर्स के बीच में। एंड इनका प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वहां से ये 10 व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। तो इस सब्सिडरी की वैल्यूएशन भी जब हम एसओटीपी वैल्यूएशन करेंगे तब हम वहां पे इस सब्सिडरी की जो वैल्यूएशन है उसको भी निकालेंगे। तो ये तो इनके ईवी के प्लान्स हैं। अब यहाँ पे हम इनका मार्केट शेयर देखते हैं अक्रॉस द कैटेगरीज। तो अक्रॉस द कैटेगरीज अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो एंट्री लेवल में पहले जो इनका जो अगर आप यहाँ देखते हैं प्रीमियम कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में जो एक टाइम पे 7% मार्केट शेयर था, आज वो बढ़ के 17.8% हो गया। प्रीमियम अगर आप लार्ज एसयूवी के अंदर देखते हैं तो 5.8% का मार्केट शेयर 14.1% हो गया। स्मॉल यूटिलिटी व्हीकल में देखते हैं तो वहां पे 0% से आज मार्केट शेयर 10% हो गया। एंड साथ साथ अगर एंट्री लेवल सेडान पे देखते हैं तो वहां पे मार्केट शेयर इनका 19% से घट के आज 6.2% के आसपास आ गया। तो वहां पे इनका मार्केट शेयर घटा है। पर यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में इतनी ग्रोथ के बावजूद भी आज अगर हम इस बिजनेस के फाइनेंशियल देखते हैं इस सेगमेंट के, तो आपको पता लगेगा कि दिस सेगमेंट इज बेयरली ब्रेकिंग इवन। तो Q1 ऑफ FY22 में या फिर अगर आप FY22 में देखते हैं तो इस बिजनेस का जो इस बिजनेस का रेवेन्यू था आपके सामने यहाँ पे आपको दिखेगा 5200 करोड़ का था, जो Q2 FY22 में 7300 करोड़ का हुआ, Q3 FY22 में 8500 करोड़ का हुआ एंड Q4 FY22 में 10500 करोड़ का हुआ। FY22 पूरे के अंदर ही फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका जो कामकाजी मुनाफा था या ईबिटा मार्जिन था सिर्फ 5.3% था, whereas EBIT मार्जिन नेगेटिव था, दैट वाज नेगेटिव ऑफ -2%। एंड Q4 ऑफ FY22 में इनका EBIT मार्जिन पॉजिटिव ऑफ 1.2% के आसपास हो गया एंड PBT फिर भी इनका 0.04% के आसपास ही था। तो इन स्पाइट ऑफ द ग्रोथ इन मार्केट शेयर आज भी ये कंपनी का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इज बेयरली ब्रेकिंग इवन। तो कंपनी की क्या गाइडेंस है क्या नहीं है वो हम एसओटीपी वैल्यूएशन के अंदर बात करेंगे। तो ये तो इनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। तो हम टाटा के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन की बात करते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर आप वैसे ओवरऑल देखेंगे तो टाटा का यहाँ पे अगर आप मार्केट शेयर देखते हैं तो जैसे हमने पैसेंजर व्हीकल्स में देखा था तो यहाँ पे पहले इनका FY19 में 45% मार्केट शेयर था, जो FY21 में घट के 42.4% हुआ एंड आज ऑलमोस्ट 44.9% है। पर कमर्शियल व्हीकल्स में भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो पहला आते हैं मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। तो जो मीडियम एंड हैवी ट्रक्स आते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ वीडियोस और फोटोज में देख सकते हैं, तो मीडियम एंड हैवी ट्रक जो या कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ MMN-HCV कमर्शियल व्हीकल्स। तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जब आप बात करते हैं टाटा की, तो यहाँ पे इनका 58.2% मार्केट शेयर है, जो बढ़ रहा है काफी समय से। फिर आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं, तो आपके जो हल्के वाले ट्रक आते हैं साइज में या जो आपकी हल्की कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं, जैसा आप यहाँ वीडियो और फोटो में देख सकते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन LCV, दैट इज लाइट कमर्शियल व्हीकल। यहाँ पे इनका 49% मार्केट शेयर है। फिर आपके स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं, तो आपने जैसे टाटा का छोटा हाथी या टाटा एस सुना होगा, सो टाटा एस या टाटा का छोटा हाथी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। यहाँ पे 39% मार्केट शेयर है। एंड फाइनली फिर बसेज एंड वैन्स आती है। तो अगर आपने टाटा की कोई भी बस चलते हुए देखी है सड़क पे, या फिर आपने इस वीडियो में देख सकते हैं जो टाटा की बसेस चल रही हैं, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टाटा बसेज। एंड टाटा का बसेज में 44.8% के आसपास का मार्केट शेयर है। वेराज अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि CNG एंड EV कितना है FY22 के अंदर, तो Q1 ऑफ FY23 में 13% इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है इस डिवीजन के अंदर, CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल। वेराज 78% बिजनेस आज भी डीजल है एंड 9% के आसपास पेट्रोल है। बट कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है वो एक सिक्लिकलिटी वाला सेगमेंट है और एक सिक्लिकल सेगमेंट है। एंड यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है अभी FY17-18 लेवल्स को अभी क्रॉस करने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंशियल्स हैं, अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें, अगर आप उसके अलावा अगर आप चोलामंडलम की बात करें, या अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, तो कमर्शियल व्हीकल के जब फाइनेंशियल्स की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल व्हीकल एज अ सेक्टर कैन डू वेल। तो Q1 FY23 में इवन तो उतनी अच्छी सेल्स नहीं आई थी, बट हो सकता है कि इस सेक्टर के इस सेगमेंट में इनकी सेल्स आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है जहां पे सिक्लिकलिटी की वजह से सेल्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। और यहाँ पे अगर इनके प्लान्स देखते हैं तो इनका यहाँ पे 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान है इन द कमिंग टाइम की। 2000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन न्यू मॉडल्स एंड इन सेटिंग अप मोर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। कमर्शियल व्हीकल के अंदर अगर आप इनका इस टाइम पे मार्जिन देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर इनके जो इस टाइम पे मार्जिन हैं, तो Q1 FY22 के अंदर इनका -4.1% ईबिट मार्जिन था, बिकॉज रॉ मटेरियल की प्राइसिंग हाइक चल रही थी एंड सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी चल रही थी, तो चिप शॉर्टेज वाज आल्सो हिटिंग। तो Q4 FY22 के मार्जिन हमें देखने चाहिए जो ईबिट मार्जिन पे 3.4% थे, तो ईबिट मार्जिन 3.4% था, तो दैट इज अ राइट मेट्रिक टू बेसिकली ट्रैक फॉर अस। एंड आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर यहाँ पे इनकी सेल्स कितनी ग्रो करती है, एंड इनका जो P2B एनालिसिस है SOTP के अंदर अशोक लेलैंड के साथ जरूर करेंगे। फाइनली हम आते हैं जो इनका फाइनल प्रोडक्ट डिवीजन, दैट इज जैगवार एंड लैंड रोवर। तो जैगवार एंड लैंड रोवर का डिवीजन इनके पास 2008 में फोर्ड के एक्विजिशन के बाद आया था। तो इस डिवीजन के अंदर आज क्या है कि इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं। तो एक तो इनका रेंज रोवर मॉडल है विच इज द मोस्ट सेलिंग इनका जो मॉडल है यहाँ पे। फिर इनके पास एक करके मॉडल है बाय द नेम ऑफ डिफेंडर, तो आप डिफेंडर कार भी देख सकते हैं, आप रेंज रोवर कार भी देख सकते हैं। फिर इनके पास एक मॉडल आता है बाय द नेम ऑफ डिस्कवरी। फिर जैगवार आती है। फिर जैगवार के साथ साथ अगर आप टोटल सेल देखते हैं तो इनका Q1 FY22 में 1,24,000 यूनिट्स की सेल थी, जो आज गिर के 78,800 यूनिट्स की सेल है। ऐसा क्यों है, इनकी सेल के अंदर डिक्लाइन क्यों आया है इस बिजनेस के अंदर? सिंपल रीजन बीइंग चिप शॉर्टेज। चिप शॉर्टेज की वजह से इस पार्ट ऑफ बिजनेस के अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। सबसे ज्यादा इंपैक्टेड ही बिजनेस इनका इस टाइम पे ये है। पर अगर आप इस बिजनेस के अंदर इनकी ऑर्डर बुक देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि दे आर सिटिंग ऑन वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई ऑर्डर बुक्स। तो अगर आप इस बिजनेस की अगर इनकी ऑर्डर बुक देखते हैं तो दे आर सिटिंग ऑन FY23 के बेसिस पे ऑलमोस्ट 200,000 ऑर्डर्स Q1 FY23 में, जिसके अंदर न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट में 20,000 के आसपास है, विराज न्यू रेंज रोवर में 62,000 है। डिफेंडर कार जो इस टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं उसमें 47,000 है, एंड जो अदर्स हैं बाकी वो इनके जैगवार के और टाइप के मॉडल हैं। जोग्राफिकली अगर आप सेल्स देखते हैं तो यूके में Q1 FY23 में 16,000 सेल थी, नॉर्थ अमेरिका में 14,000 थी, पूरे यूरोप में 19,600 थी, चाइना के अंदर 18,500 थी, एंड चाइना इनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है इनके लिए, एंड ओवरसीज 10,700 थी। बाकी सारी ज्योग्राफीज की बात करते हैं। इस टाइम पे जैगवार एंड लैंड रोवर एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। PBT पे -4.4% का है Q1 FY23 में, एंड मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है कि FY26 तक हम इस बिजनेस को डबल डिजिट ईबिट मार्जिन में लेके जाएंगे। बट इस बिजनेस को अगर आपको और जाना है तो यहाँ पे हम SOTP अब स्टार्ट करते हैं, एंड SOTP के अंदर हम इस बिजनेस को इनके जो ग्लोबल पीयर्स हैं पहले उसके साथ कंपेयर करेंगे, एंड ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करते करते हम ये जानेंगे कि एज कंपेयर टू मर्सिडीज या BMW, या फिर अगर हम बाकी में ऑडी की बात करते हैं तो एमिशन टारगेट्स में कहाँ पे, एंड क्या इस बिजनेस के मार्जिन एक्चुअली में एक्सपैंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एंड टाटा मोटर्स के अंदर जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड फाइनली वी लुक एट द फाइनेंशियल्स व्हेन वी आर डूइंग द SOTP एनालिसिस, क्योंकि आपको कुछ नया डेफिनेटली सीखने को मिलेगा जब हम SOTP कर रहे होंगे। तो इसके साथ हम सम ऑफ द पार्ट्स अब स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन को देखते हैं। तो जब हम टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन को देखते हैं तो यहाँ पे सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस करेंगे। तो सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस में तो पहले यहाँ पे जो इनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो जब हम पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को देखते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब मारुति सुजुकी के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को देखते हैं तो वहां पे ईबिटा मार्जिन 16% के होते थे 2016 में, जो एक टाइम पे आज घट के 7% के आसपास आ गए हैं बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसिंग हाइक्स, एंड साथ साथ ऑल्सो बिकॉज कि आपको और इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। साथ साथ ROC अगर आप देखते हैं मारुति सुजुकी की तो 23% की ROC आज 6% के आसपास और आ गई है। Whereas प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीक पे मारुति सुजुकी को 34 टाइम्स का मिलता था जब साइकिल की पीक थी, Whereas आज अर्निंग्स डिप्रेस्ड है, इस वजह से आज हम PE देखेंगे तो दैट इज द रॉन्ग मेट्रिक। तो पीक अर्निंग्स पे और पीक वैल्यूएशन पे जो अगर हम इफ वी लुक एट द एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी तो यहाँ पे 34 टाइम्स का PE रेशियो मिलता था।
सिमिलरली आज हम अगर टाटा मोटर्स को देखते हैं तो टाटा मोटर्स का अगर सिर्फ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस आप देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में आप अगर ईबिट भी देखते हैं यहाँ पे तो एब्सोल्यूट ईबिट के नंबर्स हैं यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट ईबिट के नंबर्स हैं तो एब्सोल्यूट ईबिट -1400 करोड़, -2868 करोड़, फिर -1564 करोड़। बट यहाँ पे अगर आप ईबिटा मार्जिन देखते हैं तो 2022 में 5.3% के आसपास का है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ईबिटा मार्जिन इनका लेके देख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैसे गाइडेंस क्या है तो मैं आपको इनकी गाइडेंस बता देता हूँ, वो आपके थीसिस पॉइंटर में भी काम आएगी। तो वैसे टाटा मोटर्स की जो गाइडेंस है तो टाटा मोटर्स की वैसे क्या गाइडेंस है कि पैसेंजर व्हीकल के अंदर दे वांट हाई सिंगल डिजिट ईबिटा मार्जिन्स, राइट, कि हमारा पैसेंजर व्हीकल के अंदर हाई सिंगल डिजिट ईबिटा मार्जिन्स होना चाहिए। एंड वेराज इनकी लॉन्ग टर्म केपेक्स गाइडेंस क्या है 5 to 6% ऑफ रेवेन्यू एंड फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन बाय 2023 एंड पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देयर आफ्टर। पर हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके करेंगे क्योंकि हम कंपनी की वैल्यूएशंस कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि इनके जो मार्जिन्स हैं ज्यादा एक्सपैंड नहीं होते, एंड फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो अभी भी इनका ये जो बिजनेस है ब्रेक इवन लेवल पे है, कहीं कहीं जगह लॉस मेकिंग भी है, तो हम अज्यूम करते हैं इनका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है एंड यहाँ पे इनके इस बिजनेस के अंदर पैट आने लग जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि अभी इनका जो मार्जिन है 4% के आसपास है ईबिटा मार्जिन, अगर ये 2024 में देखते हैं, और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में इनकी सेल 10% से ग्रो करती है, थोड़ा मार्केट शेयर और गेन करते हैं लोग, एंड इनकी सेल 38,115 करोड़ की हो जाती है और इनका टोटल ईबिटा 1,524 करोड़ का होता है एंड दे अर्न अ पैट मार्जिन ऑफ 1%। तो माने अगर 38,115 करोड़ की सेल है उसमें 1% का पैट मार्जिन है तो 381 करोड़ का पैट है। एंड हम अज्यूम करते हैं इनको मारुति सुजुकी का पीक पी मल्टीपल मिलता है, क्योंकि नैरेटिव क्या आएगा मार्केट में कि दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा मार्केट कैप, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये अगर हम 35 का पी देते हैं यहाँ पे तो आपके सामने 13,340 करोड़ जो इनके पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को मार्केट कैप मिल सकता है। एंड इस पे उस टाइम पे अगर उस पर शेयर क्या वैल्यू होगी 40 रुपीज के आसपास की। तो ये तो हमने इनका एनालाइज करा जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है। फिर अगर हम दूसरे बिजनेस पे आते हैं, फिर अगर हम कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में आते हैं जो उनका थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल है और थोड़ा सा और बड़ा साइज में, तो यहाँ पे पहले मैं आपको अशोक लेलैंड दिखाता हूँ। तो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में क्या फर्क है कि टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है यहाँ पे ईबिटा मार्जिन 5% के आसपास है, अशोक लेलैंड के 14 to 11% के बीच के अंदर है, राइट। एंड साथ साथ अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्रॉस साइकिल में 2018-2019 तो अगर आप ये देखते हैं तो पीक ईवी टू ईबिटा अशोक लेलैंड को भी जो पीक ईबिटा पे मिला है वो ऑलमोस्ट 12 to 15x के बीच में मिला है। तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये पास साइकिल देख रखी है तो मेरे को एक आइडिया कि पीक ईवी टू ईबिटा पीक ईबिटा मार्जिन पे और पीक सेल्स पे इनको 12 to 15x के बीच में मिल रहा था एक टाइम पे। अभी जो 20x आपको दिख रहा है ईबिटा डिप्रेस्ड है, इस वजह से ये राइट मेट्रिक नहीं है। बट टाटा मोटर्स का अगर आप देखते हैं तो इनका अगर मार्जिन 5% चले जाता है, 5% के आसपास जाता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम इनको 12x के आसपास ईवी टू ईबिटा इस बिजनेस को देते हैं तो यहाँ पे इनका 34,518 करोड़ का मार्केट कैप इस बिजनेस को अस्क्राइब हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड बिजनेस। तो पहले बिजनेस को हमने कितने का मार्केट कैप दिया 13,000 करोड़ के आसपास का, 13,340 करोड़ का, एंड कमर्शियल व्हीकल को भी हमने दिया 34,518 करोड़ का। फिर हम आते हैं जैगवार बिजनेस पे, फिर हम टाटा जो इनकी ईवी का बिजनेस है उस पर भी आते हैं। तो यहाँ जैगवार के बिजनेस में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है जैगवार एंड लैंड रोवर में, क्योंकि चाइना में एक्सपोजर है। तो चाइना में क्या हुआ है कि नियो जैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप आ रखा है, BYD आ रखा है, टेस्ला आ रखा है, तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी जैगवार लैंड रोवर के लिए बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। एंड जैगवार लैंड रोवर के इस टाइम पे डीजल के बहुत मॉडल है, इनकी जैगवार I-Pace भी है विच दे आर ट्राइंग टू सेल अ लॉट, बट बिकॉज ऑफ कंपेटिटिव इंटेंसिटी तो यहाँ पे एक इशू भी हो रहा है। एंड साथ साथ चाइनीज मार्केट इस टाइम पे स्लो डाउन भी हो रखा है। साथ साथ अगर आप BMW को देखते हैं और डाइमलर को देखते हैं तो डाइमलर जो मर्सिडीज है इनको 2.8x का ईवी टू ईबिटा मिलता है, BMW को 3.5x का मिलता है। वी हैव अज्यूम्ड कि जैगवार लैंड रोवर को 1.1x का मिलेगा, बिकॉज जैगवार लैंड रोवर में एक तो हाई इन्वेस्टमेंट फेज होएगा, हाई डेट है, हाई डेट के अलावा अभी जैगवार लैंड रोवर के अंदर और भी क्या चीज होगी कि जैगवार लैंड रोवर का जो चाइना वाला जेवी है उसको शायद से ज्यादा मल्टीपल मिल जाए, बट क्योंकि आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तो बहुत सारी जगहों में भी प्रोडक्शन है, सो दैट इज ऑल्सो एन इशू। इवन तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY26 तक इनका ईबिट मार्जिन शुड स्टार्ट इंचिंग अप वेरी हाईली, बट वो आप चीज को आपको देखना पड़ेगा कि इस साल इनका Q1 ऑफ FY23 में ही एक्चुअली जैगवार लैंड रोवर वाज लॉस मेकिंग, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक इट विद अ फुल बकेट ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर आप जैगवार लैंड रोवर को 1.1x का ईवी टू ईबिटा देते हैं
तो बेसिकली जैगवार लैंड रोवर कम्स टू 108 रुपीज़ पर स्टॉक। अगर आप चाइना वाला इनका वेंचर देखते हैं तो वो 12 रुपये पर स्टॉक आता है, राइट। देन इनका जो जॉइंट वेंचर है इनकी सब्सिडरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ पे 72,000 करोड़ के आसपास इनका स्टेक आता है। तो माने वो उसकी अभी वैल्यूएशन $9 बिलियन की चल रही है, जो टाटा मोटर्स ने जो टीपीजी के साथ कर रखा है। तो एक्चुअली टाटा मोटर्स के अंदर से अगर आप देखेंगे तो निकल के एक ईवी वाली सब्सिडरी है, जो आप ईवी के प्रोडक्ट्स देख रहे हो यहाँ से लॉन्च हो रही है, जिसमें टाटा मोटर्स 85% ओन करती है। एंड इस 85% का या फिर अभी इस पूरी कंपनी का 100% कितना इस टाइम पे वैल्यूएशन है, $9.1 बिलियन या $9 बिलियन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लगा लेते हैं। तो मोटा मोटा 72,000 करोड़ का, जिसमें से टाटा मोटर्स का 85% स्टेक है, जिसको हम 61,200 करोड़ का वैल्यूएशन देंगे। बट क्योंकि टाटा मोटर अब एक होल्डिंग कंपनी बन चुकी है इस चक्कर में, तो इस स्टेक को हम एक होल्ड को डिस्काउंट देंगे 50% का, तो 30,600 करोड़ का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो पर स्टॉक ईवी का यहाँ पे 92 रुपीज है, वेरस पर स्टॉक कमर्शियल व्हीकल 132 रुपीज है जो हमने कैलकुलेट करा, और पर स्टॉक पैसेंजर व्हीकल का 40 रुपीज है। एडिंग ऑल दीज डिफरेंट सम्स ऑफ द पार्ट, I finally get to the valuation of 384 rupees. Now this is my narrative and these are my numbers. अब यहाँ पे मेरे thesis pointers क्या है, एंटी thesis pointers क्या है, तो प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन ने स्टार्टेड की narratives and numbers को आपको देखना चाहिए। अगर आपको valuation सीखनी है तो he is the guru of valuation, he'll teach you valuation like no one else in this world. तो उनके वो हमें क्या बताते हैं कि आपकी स्टोरीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या स्टोरी हो सकती है, पहली स्टोरी जो यहाँ खराब हो सकती है कि जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस गोज थ्रू सिग्निफिकेंट हेडविंड्स क्या आ सकती हैं कि यूके से भी बहुत बिजनेस है, तो यूके से अभी करेंसी हेडविंड्स आ सकती हैं, राइट। तो करेंसी हेडविंड्स आती हैं, और अगर यूके की इकोनॉमी गोज थ्रू वेरी मैसिव स्लो डाउन एंड यूरोप की इकोनॉमी गोज थ्रू वेरी मैसिव स्लो डाउन, तो जेएलआर के बिजनेस की जो वैल्यूएशन है इट कैन टेक अ फर्दर हिट। चाइना के बिजनेस अगर फर्दर स्लो डाउन के थ्रू जाता है तो इट कैन गो थ्रू अ फर्दर हिट। इसके साथ साथ और क्या चीज हो सकती है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज खराब हो सकती है, दीज आर एंटी थीसिस पॉइंटर में। और एंटी थीसिस पॉइंटर में क्या हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल वाला जो बिजनेस है, अभी तो हम 12x 13x EV to EBITDA मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे नैरेटिव में क्या खराब हो सकता है कि अगर रिकवरी ना आए इकोनॉमी के अंदर तो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस कैन ऑल्सो गो बैड, सो दिस इज द एंटी थीसिस पॉइंटर। पैसेंजर व्हीकल में अगर इनके कोई मॉडल्स खराब हो जाए, सो दैट कैन ऑल्सो बी एन एंटी थीसिस पॉइंटर। सो दीज आर सम ऑफ द एंटी थीसिस पॉइंटर्स, और वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी थीसिस पॉइंटर इज कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इनका पैट लेवल के ऊपर टर्न अराउंड ना करे। अभी पैट लेवल के ऊपर काफी सालों से इनका बिजनेस लॉस मेकिंग रहा है, तो पैट लेवल पे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके इस बिजनेस की कुछ रिटर्न रेशियोज बनेंगी, वरना कुछ रिटर्न रेशियोज ही नहीं दिखने वाली है आपको। तो बेसिकली इट विल बी लाइक होल्डिंग अ बॉन्ड विदाउट एनी रिटर्न रेशियोज। तो यहाँ पे रिटर्न रेशियोज बनना बहुत जरूरी है, तो इस वजह से पैट लेवल पे आपको पॉजिटिव होना दिखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू ट्रैक, बिकॉज इट विल बी लाइक, सो चार्ली मंगर हैज अ सेइंग दैट इफ यू मिक्स a piece of a turd with raisins, you won't have that bowl of raisins because there is a piece of a turd, right? So यहाँ पे क्योंकि ये चीजें खराब हो सकती हैं, so these things can actually mar a wonderful business that is growing, that is the electric vehicle business. तो ये तो हमने एंटी थीसिस की बात करी। अब इस बिजनेस के अंदर थीसिस क्या हो सकती है, so सबसे बड़ी बिजनेस के अंदर थीसिस क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टेक है आज $9 बिलियन का है, तो इनकी ईवी की जैसे अभी सेल्स भी अभी आई थिंक 13,000 या 12,000 गाड़ियों की कुछ आई है, क्योंकि Q2 का अपडेट आया तो आप वो पढ़ भी सकते हैं। तो ईवी का अगर ये इनका $9 बिलियन का वैल्यूएशन या 18 या $20 बिलियन का हो गया, तो यही पर स्टॉक यहाँ से डबल होके पर स्टॉक ईवी 180 या 200 रुपीज का हो जाए। सो दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट, राइट। तो वो चीज एक थीसिस पॉइंटर में हो सकती है कि आपको ईवी बिजनेस का ट्रैक करना है, फिर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का मार्केट शेयर अगर गेन होता रहे तो वो ट्रैक करना है, और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस क्या पैट लेवल पे प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थीसिस पॉइंटर, वो आपको जरूर ट्रैक करना है। और आपको क्या चीज ट्रैक करनी है थीसिस पॉइंटर में कि जैगवार लैंड रोवर वाला बिजनेस ऑल्सो टर्न्स अराउंड एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू ट्रैक इन द बिजनेस एंड दिस इज सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। तो यहाँ 384 की आती है, फिर आप टाटा मोटर व्हीकल फाइनेंस को ऐड करते हैं, ये 8 रुपीज या बुक वैल्यू पे ले लीजिए 1x प्राइस टू बुक, तो 392 रुपीज के आसपास एक कंजर्वेटिव बेसिस पे एसओटीपी निकल के आता है। I'm keeping this sheet in the description below so that you can play around with the numbers and you can put up your own numbers because the purpose of SOIC is to teach you these things. तो ये तो हमने देखा टाटा मोटर का हमने कम वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। फिर एक बारी मैं आपको टाटा मोटर्स का तिजोरी फाइनेंस के ऊपर एक बारी फाइनली मैं आपको जो टाटा मोटर का डेट का नंबर है एक बारी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स देखते हैं तिजोरी फाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो फाइनेंशियल्स के अंदर आप आगे आके सिंपली बैलेंस शीट का अगर कंपैरिजन देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको फर्स्ट थिंग देखने को मिलेगी कि डेट यहाँ पे 1,40,000 करोड़ की है,
whereas इक्विटी यहाँ पे 44,561 करोड़ की है. सो ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी मोर देन 3x के आसपास का है. सो अगेन इट्स अ टाटा कंपनी, तो इवन दो डेट रीपेमेंट में इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, बट डेट एज ऑन द हायर साइड ऑफ थिंग्स. तो ये भी आपको चीज लेके दिमाग में चलनी पड़ेगी फाइनेंशियल्स के अंदर. साथ साथ अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे लास्ट 10 ईयर में, तो लास्ट 10 ईयर में जितना भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था तो 2,74,000 करोड़ का था. दैट हैज बीन यूज्ड अप फॉर कैपेक्स, राइट. तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म माने फ्री कैश फ्लो माने गल्ले के अंदर पैसा. तो गल्ले के अंदर पैसा कितना बचा है? -620 करोड़. तो शेयर होल्डर्स के लिए एट दी एंड इतना ज्यादा पैसा नहीं बच रहा, जिस वजह से आप देखेंगे कि बार बार इनको इक्विटी इशुएंस करनी पड़ेगी एंड बार बार इस कंपनी को डेट को भी बार बार रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म एक कैश थ्रोइंग मशीन नहीं है. तो तिजोरी फाइनेंस के ऊपर आप ऐसे सारे जितने भी फाइनेंशियल्स हैं इनको विजुअलाइज कर सकते हैं. आप मार्केट शेयर्स भी देख सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू तिजोरी फाइनेंस यू कैन यूज SOIC 025. So this is the basic financial snapshot of टाटा मोटर्स. एंड टाटा मोटर्स के अंदर आप ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कंपनी के जो डेट रीपेमेंट प्लान है आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि वेदर द कंपनी इज वॉकिंग द टॉक और नॉट. So thank you so much for watching the video and thank you to each and every one of you for subscribing to the channel, क्योंकि यार चैनल पे more than 230 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. जब हमने SOIC स्टार्ट करा था तो हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, बट ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट आज SOIC के इतने सब्सक्राइबर्स हैं. एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट वी आर ओवर हियर. एंड साथ साथ अगर आपको टाटा ग्रुप की और भी वीडियोस देखनी है तो टाटा ग्रुप पे आपको यहाँ पे टाटा केमिकल्स की भी हमने वीडियो करी थी, जहाँ पे हमने सोडा ऐश इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करा था कि टाटा केमिकल्स क्या करता है. फिर हमने टाटा कंज्यूमर की भी वीडियो करी थी, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा था कि टाटा कंज्यूमर कैसे एक FMCG जायंट इमर्ज कर रहा है. एंड फाइनली हमने टाटा पावर की भी वीडियो करी थी, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा था कि टाटा पावर के ग्रीन एनर्जी प्लान्स क्या है. एंड फाइनली हमने आज टाटा मोटर्स की भी वीडियो करी, जिसमें हमने SOTP एनालिसिस भी सीखा एंड हमने बिजनेस के रिस्क एंड थीसिस पॉइंटर्स भी देखे. सो दिस वाज द एंटायर एनालिसिस ऑफ द टाटा ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड आपको अगर ये टाटा ग्रुप के एनालिसिस देख के मजा आया हो, जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द चैट सेक्शन बिलो. होप टू सी यू नेक्स्ट संडे इन SOIC वीडियो. जय हिंद.